हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 8 और आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द टेम्पलेट इंजन। एंड यहाँ पर हम आज यूज़ करने वाले हैं EJS टेम्पलेट इंजन का। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेम्पलेट इंजन होता क्या है। तो चलते हैं क्रोम पर और हम इसको देख लेते हैं कि टेम्पलेट इंजन होता क्या है। ये टेम्पलेट इंजन फैसिलिटेट्स यू टू यूज़ स्टैटिक टेम्पलेट फाइल इन योर एप्लीकेशन। यानी कि टेम्पलेट इंजन हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके अकॉर्डिंग हम स्टैटिक टेम्पलेट फाइल्स होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशन से मतलब क्या है, यहाँ पर जो हमारी फाइल्स हैं आप देख सकते हैं L1.js, ये L2, L3, L5, L4, L6, 7, ये सब क्या है यहाँ पर, ये सब हमारी एप्लीकेशंस फाइल है। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं, इनमें हम स्टैटिक टेम्पलेट फाइल को यूज़ कर सकते हैं। और ये किसकी हेल्प से करेंगे हम, ये करेंगे हम टेम्पलेट इंजन की हेल्प से। ओके, मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो किस तरीके से यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि एट रन टाइम पर क्या होता है, इट रिप्लेस वेरिएबल्स इन टेम्पलेट फाइल्स। यानी कि जो टेम्पलेट फाइल होती है, कौन सी फाइल, स्टैटिक टेम्पलेट फाइल होती है, उसमें जो वेरिएबल होते हैं उनको रिप्लेस करके वहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज़ आ जाती है। एंड देन वो क्या करता है, टेम्पलेट इंजन उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें, एक HTML फाइल में, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्लाइंट को सेंड कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी करता क्या है कि एक स्टैटिक फाइल है, स्टैटिक फाइल में हमारे कुछ वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स के रिप्लेस करके वहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज़ आ जाती है। उन रिप्लेस की मान लीजिए वहाँ पर फर्स्ट नेम है, और मैंने जब सर्वर को रन किया तो वहाँ पर मैंने डाली फर्स्ट नेम ये, तो वो क्या होगा, वो फर्स्ट नेम किस में जाएगा, वो फर्स्ट नेम उस स्टैटिक फाइल में चला जाएगा। तो वहाँ से क्या होगा, वेरिएबल रिप्लेस होकर वहाँ पर क्या आ जाएगी, वहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, देन उसके बाद टेम्पलेट इंजन क्या करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा किसमें, एक HTML फाइल में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ट्रांसफॉर्म करने के बाद क्या करेगा, वो उसे क्लाइंट को सेंड कर देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, एंड टेम्पलेट इंजन की हेल्प से हम एक HTML पेज को इजीली क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, एक HTML फाइल को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लिस्ट है टेम्पलेट इंजन की, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पॉपुलर यहाँ पर टेम्पलेट इंजन है, जैसे कि PUG, मोचेस, डस्ट, HDPL, इको, ECT, EGS, इन सब का अलग अलग यूज़ है। ठीक है, ओके, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर हम आज EGS यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, हम PUG भी यूज़ करेंगे जब भी वही काम होगा, EGS करेंगे जब भी वही काम होगा, डस्ट करेंगे तब भी वही काम होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो पॉपुलर है वो EGS का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पर EGS का यूज़ करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि EGS टेम्पलेट इंजन है क्या, किस तरीके से इसका यूज़ करना है, तो उसको भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा EGS टेम्पलेट। ठीक है, कोई अच्छी सी वेबसाइट देखते हैं यहाँ पर हमें डेटा मिल जाए। ओके, एक वेबसाइट हमें यहाँ पर मेंशन हुई है, Geeks for Geeks पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से हम EGS टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है EGS और इसकी फुल फॉर्म है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेटिंग। ठीक है, इज ए टेम्पलेटिंग इंजन यूज बाय Node.js। इसको क्या कर सकते हैं, Node.js के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट इंजन हेल्प टू क्रिएट HTML टेम्पलेट। इस टेम्पलेट इंजन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, HTML टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं विद मिनिमल कोड। यानी कि जो कोड वैल्यू रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। आल्सो इट इंजेक्ट डेटा इनटू एन HTML टेम्पलेट ऑन द क्लाइंट साइड। यानी कि हम एक पेज को डायनेमिक भी बना सकते हैं, यानी कि जो हमारा डायनेमिक पेज है उसमें हम डेटा को इंजेक्ट कर सकते हैं। हालांकि डायनेमिक से मतलब होता है कि जब कोई पेज डेटाबेस से कनेक्ट होता है तब वो डायनेमिकली काम करता है। लेकिन अभी हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं सीखी है, तो मैं आपको बताऊंगा विदाउट डेटाबेस कनेक्ट किए किस तरीके से यहाँ पर एक डायनेमिक पेज क्रिएट होगा। ओके, एंड प्रोड्यूस द फाइनल HTML। इसको छोड़ देते हैं। EGS a simple templating language that used to generate HTML markup with plain JavaScript. It also help to embedded JavaScript into HTML pages। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक तो HTML टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं आसानी से, दूसरा हम इसमें डेटा को इंजेक्ट कर सकते हैं HTML टेम्पलेट में, तीसरा हम इसमें JavaScript को भी एम्बेडेड कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। EGS टेम्पलेट को इंस्टॉल कैसे करना है, ये तो आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं सिंपली, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम चलते हैं इसके लिए अपनी npmjs.com फाइल पर, वेबसाइट पर। npmjs.com जो npm की हमारी वेबसाइट रहती है उस पर चलते हैं और यहाँ पर हम सर्च करेंगे EJS। ठीक है, ये क्या हुआ, EJS। ठीक है, इसने सजेस्ट किया
जो फर्स्ट वाला है उसी पर क्लिक करते हैं। अभी जो हमारा वर्जन चल रहा है जिसका 3.1.9 है एंड ये कह रहा है यहाँ पर इंस्टॉल इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं कमांड को। ओके, कमांड को कॉपी करने के बाद कुछ देखते हैं, इसके डाउनलोड इतने हैं एंड फीचर्स हैं इसके। कंट्रोल फ्लो विद दिस, एस्केप करना है तो ऐसे, अनएस्केप करना है तो ये यूज़ करना पड़ेगा माइनस करके। ओके, ये सब कुछ है, देखेंगे इनका यूज़ कैसे होता है। ओके, अभी हमने कमांड को क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। तो मुझे गाइस यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। लेक्चर 8 है तो l8.js। ओके, और सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। सर्वर क्रिएट करना एक्सप्रेस.js के थ्रू बहुत ही आसान है, बहुत ही कम कोड में हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, ठीक है, अरे एक्सप्रेस। ओके, और यहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ेगा रिक्वायर मेथड का, और इसमें मैं पास कर दूंगा क्या, एक्सप्रेस मॉड्यूल का नाम। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है हमारी, इसको ठीक कर लेते हैं। अब ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा एक्सप्रेस का। देन मैं यूज़ करूँगा कोस्ट का एंड एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस फंक्शन। अब मैं यहाँ पर ऐप इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ करके मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा किसको, लिसन मेथड को। एंड यहाँ पर मुझे क्या पास करना है गाइस, पोर्ट को पास करना है। हम पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं 8000, आप 3000 भी कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं, 6000 भी कर सकते हैं। आज मैं यूज़ करने वाला हूँ 5000। ओके, तो ये हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है, बहुत छोटा सा सर्वर है, नो प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा EJS टेम्पलेट को। तो कंट्रोल प्लस बैकटिक्स का यूज़ करेंगे। हमारा जो टर्मिनल है वो ओपन हो चुका है एंड जो मैंने कमांड कॉपी की थी, एक बार और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी कमांड है, इसको मैं कॉपी करूँगा, npm IEJS पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा कुछ सेकंड के अंदर। आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है, नो प्रॉब्लम। अब हम इसकी डिपेंडेंसी चेक कर लेते हैं। पैकेज.json फाइल में आप देख सकते हैं ये डिपेंडेंसीज हैं EJS 3.1.9। ओके, इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं चालू करता हूँ नोडमन। यदि आपको नहीं पता किस तरीके से नोडमन का यूज़ होता है एंड किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है एंड Node.js किस तरीके से इंस्टॉल होती है, उसका सेटअप किस तरीके से इंस्टॉल होता है, वो सब कुछ जानने के लिए आप प्लीज़ Node.js की प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस करें। वहाँ पर सब कुछ सीखने के बाद आप एक्सप्रेस.js को सीखना शुरू करें। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा नोडमन l8.js। तो नोडमन हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। टर्मिनल को कर देंगे डाउन, यानी कि नीचे। ओके, अब मुझे सर्वर में करना क्या है, ठीक है, EJS हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो इस लाइन को कॉपी करते हैं और उसको एक्सेस भी कर लेते हैं। ओके, EJS, और यहाँ भी पास कर देंगे इस मॉड्यूल का नाम, इस पैकेज का नाम EJS। ओके, ठीक है, अब तक सब कुछ समझ में आ रहा है। एक्सप्रेस को एक्सेस किया, EJS को एक्सेस किया, एक इंस्टेंस बनाया एंड देन उसके बाद लिसन मेथड को एक्सेस किया और वहाँ पर हमने पोर्ट को पास कर दिया। अब मुझे यहाँ पर बताना भी पड़ेगा कि मैं कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहा हूँ। मैं PUG कर रहा हूँ, मोचेस कर रहा हूँ, ETC कर रहा हूँ या EJS कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर EJS कर रहा हूँ, तो मैं कैसे बताऊँगा, तो मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इंस्टेंस वेरिएबल का ऐप डॉट एंड उसके बाद मुझे कॉल करना पड़ेगा एक फंक्शन जिसका नाम है सेट। ठीक है, अब इस सेट फंक्शन के अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि मैं EJS का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको एक बार डिफाइन कर देता हूँ व्यू इंजन होता क्या है। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे व्हाट इज़ टेम्पलेट इंजन। तो यहाँ पर आपको नीचे आओगे तो देखने को मिलेगा ये व्यू इंजन, इट स्पेसिफाइज द टेम्पलेट इंजन दैट यू यूज़। यानी कि ये क्या करता है, व्यू इंजन ये स्पेसिफाइज करता है कि आप कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूज़ द PUG टेम्पलेट इंजन। तो इस तरीके से हमें इसको बताना पड़ेगा app.set में व्यू इंजन PUG। ओके, तो व्यू इंजन उसके बाद कोमा एंड देन उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं EJS। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि मैं यहाँ पर EJS का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा था, मैंने यहाँ पर क्या कहा था, जब मैंने बताया था कि टेम्पलेट इंजन क्या करता है, मैंने यहाँ पर बताया था कि ये एक फैसिलिटेट्स करता है ताकि हम एक स्टैटिक टेम्पलेट फाइल को यूज़ कर सकें, किसमें, अपनी एप्लीकेशन में। तो मुझे इस स्टैटिक टेम्पलेट फाइल को भी तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा।
उस फोल्डर का नाम रखूँगा मैं व्यूज़। ओके, अगर आप क्रिएट नहीं करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाएगा, आपको ये क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जितने फोल्डर हैं सब अलग अलग उनके आइकन है, मॉड्यूल का अलग आइकन है, पब्लिक जो हमने क्रिएट किया था जिसमें हमारी सभी फाइल्स हैं उनका अलग आइकन है, एंड ये व्यूज़ का अलग है, क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है कि अपना भी बता रहा है कि ये हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, टेम्पलेट इंजन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, एक स्टैटिक फाइल। ठीक है, उसको डायनेमिक भी करके दिखाऊंगा मैं। ओके, इस स्टैटिक फाइल का नाम मैं रखूँगा माई प्रोफाइल डॉट, और हम टेम्पलेट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, EJS, वही हमें एक्सटेंशन देना है, जो भी हम टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहे हैं वही एक्सटेंशन रहेगा, EJS। एंटर कर देंगे तो फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब Shift+1 का यूज़ करेंगे, चूज़ करेंगे एमिट एब्रिविएशन को, एंड टाइटल को मैं चेंज कर दूंगा, ये हमारी क्या, माई प्रोफाइल। ओके, सेव करेंगे। अब मैं यहाँ पर अभी मैं स्टैटिक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ ना, देखो मैं कमांड दे देता हूँ, ये हमारी स्टैटिक फाइल। स्टैटिक फाइल का मतलब है कि इसमें कोई डेटाबेस की कनेक्टिविटी यूज़ नहीं हो रही है, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जो हमारा डेटा है वो एज इट रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू माई स्टैटिक टेम्पलेट फाइल। ये मेरी कौन सी फाइल है, ये मेरी स्टैटिक टेम्पलेट फाइल है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नो प्रॉब्लम। ओके, अब इस फाइल को मुझे एसिज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एसिज कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर एक राउट्स क्रिएट करना पड़ेगा, और राउट्स का नाम मैं रख देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं इसको थोड़ा, app.getRequest का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, एंड देन मैं यहाँ पर एक राउट्स क्रिएट करूँगा, और राउट्स का नाम मैं रखता हूँ क्या, माई फाइल कर लेते हैं। ठीक है, माई फाइल, माई स्टैटिक फाइल है ना, तो माई फाइल कर लेते हैं। ओके, एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा कॉल बैक फंक्शन का। ओके, और मैं इसमें पास कर दूंगा रिक्वेस्ट पैरामीटर को, एंड देन उसके बाद रेस्ट पैरामीटर को। तो ये हमारा एक राउट्स क्रिएट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, व्यूज़ फोल्डर के अंदर से इस फाइल को एक्सेस करना है, यानी कि मुझे क्या करना है, इसको सर्वर पे रेंडर करना है, सर्व करना है। तो मैं कैसे करूँगा, सर्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम रेस्पॉन्स पैरामीटर का यूज़ करते हैं, और मुझे क्या करना है, रेंडर, तो मैं यूज़ करूँगा रेंडर मेथड का। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं उस फाइल का नाम पास कर दूँगा। ठीक है, फाइल का नाम पास करूँगा विदाउट एक्सटेंशन के। तो फाइल का नाम क्या है गाइस, माई प्रोफाइल। ठीक है, एक्सटेंशन हमें यूज़ नहीं करना है। अभी हम ये किसके लिए कर रहे हैं, ये हम अभी स्टैटिक के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम स्टैटिक के लिए कर रहे हैं। कंट्रोल एस करेंगे तो नॉर्मल स्टार्ट है। चलते हैं क्रोम पर। क्रोम पर जाने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करूँगा लोकल होस्ट कोलन, और हमने पोर्ट कौन सा पास किया है, 5000। ठीक है, कोलन 5000 एंटर कर देते हैं, बस 5000 एंटर करते हैं अभी। तो यहाँ पर अभी कैन नॉट गेट /, क्योंकि इस नाम का कोई राउट्स नहीं है। राउट्स का नाम क्या है, माई फाइल। तो मैं माई फाइल को सर्च करूँगा, यानी कि मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट दे रहा हूँ माई फाइल। मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट दी माई फाइल, और मुझे रेस्पॉन्स में मिला मेरी स्टैटिक फाइल, वेलकम टू माई स्टैटिक टेम्पलेट फाइल। ओके, तो जो पहली लाइन थी हमारी कि हम एक स्टैटिक टेम्पलेट फाइल को यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए। अब यहाँ पर जो हमने देखा था कि EJS के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम EJS के थ्रू एक HTML टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं, वो हमने कर लिया स्टैटिक फाइल के रूप में। अब यहाँ पर सेकंड क्या था, हम एक HTML टेम्पलेट में डेटा को इंजेक्ट भी कर सकते हैं ऑन द क्लाइंट साइड। ठीक है, ऑन द क्लाइंट साइड। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको क्या करने वाला हूँ, डायनेमिक करने वाला हूँ। अभी तक ये क्या है, स्टैटिक है, जो डेटा यहाँ पर इस फाइल में है वही वहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये डेटा है, वही वहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब मैं इसको डायनेमिक करने वाला हूँ, लेकिन विदाउट डेटाबेस कनेक्टिविटी के ये डायनेमिक कैसे होगी। तो उसके लिए गाइस मैं क्या करूँगा, मैं अपने राउट्स में एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूँगा, और ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ पोस्ट डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक रख देते हैं इस ऑब्जेक्ट का नाम। ओके, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग लिखता हूँ, पहले एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ
और जिसकी की है हेडिंग, और इस की वैल्यू है क्या। नाउ दिस फाइल इज ए डायनेमिक फाइल। अब ये फाइल कैसी है, ये फाइल एक डायनेमिक फाइल है। मैंने ये पास कर दिया हेडिंग, कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम माई प्रोफाइल है तो यहाँ पर हम अपने चैनल की प्रोफाइल दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर अगली जो प्रॉपर्टी लूँगा वो लूँगा नेम, ठीक है। ये नेम हमारा की है और इसकी वैल्यू क्या है, मैं लिखूँगा यहाँ पर कॉमरेड कोडिंग स्कूल। बस इतना काफ़ी है, 2 प्रॉपर्टी काफ़ी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसा क्या करूँ कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट के अंदर, ये दोनों की दोनों जो प्रॉपर्टी है मेरी ऑब्जेक्ट के अंदर, ये कहाँ पर अपडेट हो जाए, ये अपडेट हो जाए इस फाइल के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि मुझे इन प्रॉपर्टी को यहाँ पर पास करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू वहाँ पर जाएगी। ये जो वैल्यू है यहाँ पर, नाउ दिस फाइल इज़ ए डायनेमिक एंड कॉमरेड कोडिंग स्कूल, ये कैसे जाएगी वहाँ पर, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन कीवर्ड को उस फाइल में अपनी जो मेरी जो ये टेम्पलेट फाइल है इसमें पास करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए करते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फीचर देखने पड़ेंगे। तो फीचर क्या है, हमारे EJS NPM पर जाते हैं एंड यहाँ पर दिखा है कंट्रोल फ्लो विद दिस एंड एस्केप आउटपुट विद, यानी आपको कोई यदि फंक्शनल कॉन्फ़िगरेशनल करना है और कोई आउटपुट चाहिए तो ये करना होगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपनी फाइल में आएंगे टेम्पलेट फाइल में, और यहाँ पर मैं एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ H1, ठीक है। और मैं उसके बाद कंट्रोल फ्लो को यहाँ पर मैंने पास कर दिया। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे हेडिंग की को एंड नेम की को यहाँ पर पास करना पड़ेगा, और वो किस में है, डेटा के अंदर है, ठीक है। किस में है वो, सॉरी डेटा नहीं, डायनेमिक नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो पहले मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, डायनेमिक पे, डायनेमिक से मैं जाऊँगा हेडिंग में। समझ में आ रहा है कुछ, और हम जाते किस तरीके से हैं, डायनेमिक डॉट हेडिंग, याद आया कुछ। ओके, फाइल पर आ चुके हैं और यहाँ पर टाइप करेंगे डायनेमिक डॉट हेडिंग, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा डायनेमिक डॉट, अब अगली प्रॉपर्टी जिसकी की है नेम। अब वैल्यू तो आ जाएगी वहाँ पर, जो भी वैल्यू वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये कंटेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पर डेटा क्या हो जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा। ओके, मैंने सेव कर लिया है ये फाइल। उसके बाद इसको भी सेव करते हैं कंट्रोल एस करके, एंड जहाँ पर मैंने रेंडर में माई प्रोफाइल फाइल को पास किया है, ठीक है, वहीं पर मैं यूज़ करूँगा कर्ली ब्रेसेस का, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा अपने इस ऑब्जेक्ट को जिसका नाम है डायनामिक, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे एंड देन उसके बाद चलते हैं अपने सर्वर पर, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो स्टैटिक टेम्पलेट फाइल थी वो डायनेमिक टेम्पलेट फाइल बन गई है, यानी कि वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर डेटा इंजेक्ट हो गया है। नाउ दिस फाइल इज़ ए डायनेमिक, एंड जो हमारे चैनल का नाम है कॉमरेड कोडिंग स्कूल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एक स्टैटिक टेम्पलेट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और वो स्टैटिक टेम्पलेट फाइल HTML में ट्रांसफॉर्म हो के उसके बाद यहाँ सर्वर के थ्रू किसको सर्व हो जाती है, क्लाइंट को सर्व हो जाती है, कुछ इस तरीके से। ओके, एंड देन आप उस फाइल में डेटा को इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको डायनेमिक बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम डेटाबेस यूज़ करते हैं तो हम डेटाबेस के थ्रू बताते हैं आपको किस तरीके से डायनेमिक बनती है। ओके, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। अब चलते हैं अपने कोड पर एंड थोड़ा कोड को रिमाइंड कर लेते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक एक्सप्रेस मॉड्यूल को एसेज किया, उसके बाद EJS को इंस्टॉल करने के बाद EJS को एसेज किया, एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट किया एक्सप्रेस का जिसका नाम है ऐप, और ऐप इंस्टेंस को यूज़ करके हमने यहाँ पर बताया कि हम कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पर EJS टेम्पलेट इंजन यूज़ करने वाले हैं, हमने यहाँ पर ये बता दिया। उसके बाद हमने एक टेम्पलेट फाइल क्रिएट की। टेम्पलेट फाइल क्रिएट करने के बाद हमने उसमें एक टेम्पलेट बनाया HTML का,
ओके, देन हमने यहाँ पर एक राउट क्रिएट किया। राउट क्रिएट करने के बाद हमने इस फाइल को यहाँ पर पास कर दी और रेंडर कर दी किस पर, सर्वर पे। वो बन गई स्टैटिक। फिर हमने उसको डायनेमिक बनाने के लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ थी हमने उनको पास कर दिया किस में, इन कीवर्ड्स को हमने पास कर दिया इस फाइल में। ओके, और इस फाइल में पास करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को भी हमने रेंडर कर दिया कहाँ पे, अपने रेंडर मेथड के अंदर, ताकि ये रेंडर हो सके किस पर, सर्वर पर। रेंडर का मतलब होता है डिस्प्ले। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर डिस्प्ले हो सके, क्लाइंट को डिस्प्ले हो सके सर्वर के थ्रू। ओके, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके से स्टैटिक फाइल क्रिएट हुई, देन उसके बाद डायनेमिक फाइल क्रिएट हुई। आई थिंक आपको समझ में आ गया पूरा कोड किस तरीके से काम कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड एक कमेंट ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।